आज का जो टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर, दैट इज़ व्हाट इज़ मैटर। ठीक है, क्योंकि जो स्टार्ट में सबसे बेसिक टर्म है वो मैटर ही है, क्योंकि हम मैटर को ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैटर जानना सबसे ज़रूरी है। तो मैटर की डिफिनेशन क्या होती है, क्या हो सकता है मैटर? तो इसमें कहा गया है एनीथिंग इन यूनिवर्स इज कॉल्ड मैटर। ब्रह्मांड में उपस्थित हर वह चीज़ मैटर है इफ़ इट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मतलब ब्रह्मांड की कोई भी चीज़ जिसके पास कुछ मास हो और वो थोड़ा बहुत स्थान ग्रहण करती हो, तो वो सभी चीज़ें क्या हैं, मैटर हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मैटर का डिफिनेशन है। ठीक है, ब्रह्मांड में पाई जाने वाली हर वो चीज़ जिसका थोड़ा बहुत मास हो, जिसका थोड़ा बहुत आयतन हो, वो सब क्या है, मैटर है। जैसे आप लेक्चर सुन रहे हैं ना, तो आप भी एक मैटर ही हैं, क्योंकि आपका कुछ ना कुछ मास है और साथ में आप कुछ ना कुछ आयतन ग्रहण कर रखे हैं। ठीक है, जो आपकी पेन है ये भी मैटर है। मतलब कुछ भी नाम ले लो जिसका थोड़ा बहुत आयतन होगा, जिसे आप छू सकते हो, उठा सकते हो, ठीक है, इधर से उधर लेके जा सकते हो। ठीक है, वो सब कुछ मैटर ही है। ठीक है, तो मैटर ये समझ में आ गया कि मैटर क्या है। तो मैटर को कैसे क्लासीफाई किया जाता है, मतलब मैटर की कितनी कैटेगरीज हो सकती हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं मैटर का क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन मैटर का दो प्रकार से किया जाता है, पहला फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकली मैटर को तीन भागों में बांटा गया है, वन इज कॉल्ड सॉलिड एंड सेकेंड लिक्विड एंड अनदर इज गैस। ठीक है, सो थ्री मेन टाइप ऑफ मैटर एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स। ठीक है, दैट इज सॉलिड लिक्विड एंड गैस। मतलब मुख्यतः तीन प्रकार के जो मैटर हैं वो एग्जिस्टेंस में होते हैं। ठीक है, जिन्हें आप देखते हैं वो हैं सॉलिड और लिक्विड और गैस। जैसे सॉलिड मटेरियल, जो ये पेन है ये सॉलिड है, ये जो कॉपी है ये भी सॉलिड है। ठीक है, जो भी है, जो हार्ड है वो सब क्या है, सॉलिड है। अब मैं किताबी लैंग्वेज पर नहीं जाना चाहता हूँ। जिसका आयतन और आकार निश्चित होता है वो सॉलिड है, जिसका आयतन तो निश्चित है लेकिन आकार निश्चित है वो लिक्विड है, और जिसका ना तो आयतन निश्चित है ना तो आकार निश्चित है, दोनों ही अनिश्चित है, तो वो गैस है। ठीक है, तो ये सब अलग की बातें हैं। बाकी मैं प्लाज्मा स्टेट या फिर अन स्टेट के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि वो जो स्टेट हैं उतना ज़्यादा एग्जिस्टेंस में नहीं है। ठीक है, तो हम उन चीज़ों को पढ़ते हैं जो रियल में एग्जिस्टेंस में होती हैं। तो कहने का मतलब क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं मैटर का। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन मैटर का क्या है? फिजिकल क्लासिफिकेशन मैटर का है कि मैटर तीन फॉर्म में पाया जाता है, वन इज़ कॉल्ड सॉलिड एंड सेकेंड इज लिक्विड एंड अनदर इज गैस। ठीक है, तो ये चीज़ है। जैसे जो वायु है वो क्या है, गैस है। ठीक है, गैसेस का कॉम्बिनेशन है, तो मैटर की गैसीय अवस्था है, तो ये चीज़ है फिजिकल क्लासिफिकेशन। अब उसके बाद में केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन क्या है? फिजिकल क्लासिफिकेशन तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब केमिकल क्लासिफिकेशन मैटर का क्या है? तो केमिकल क्लासिफिकेशन मैटर का ये है कि मैटर दो प्रकार से पाया जाता है। जैसे फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैटर तीन प्रकार से पाया जाता है, एक सॉलिड फॉर्म में, दूसरा लिक्विड फॉर्म में और तीसरा गैस फॉर्म में। ऐसे केमिकल क्लासिफिकेशन में मैटर दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पहला है प्योर, दूसरा इम्प्योर। पहला है प्योर और दूसरा है इम्प्योर। ठीक है, अब प्योर फॉर्म में मेटल को कितने नामों से जाना जाता है? तो एक एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। ठीक है, अगर कोई कंपाउंड है तो वो प्योर मैटर कहलाएगा, और कोई एलिमेंट है तो वो भी प्योर मैटर कहलाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, इम्प्योर मैटर। इम्प्योर मैटर जो होता है वो होता है मिक्सचर। ठीक है, मतलब जो भी आप मिक्सचर देखते हैं वो सब क्या है, इम्प्योर है। क्या है? जो भी आप मिक्सचर देख रहे होते हैं वो सब कुछ इम्प्योर होता है। ठीक है, तो मिक्सचर मुख्यतः दो प्रकार से होते हैं। ठीक है, एक होमोजीनियस और दूसरा हेट्रोजीनियस। ठीक है, पहला होमोजीनियस और दूसरा हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें पदार्थ का रासायनिक संगठन हर जगह पर एक ही जैसा होता है। मतलब कहीं से भी आप उसको निकाल के टेस्ट करिए तो हर जगह से एक जैसा ही स्वाद आपको मिलने वाला है। जैसे आप इसमें कहा गया है होमोजीनियस मिक्सचर जो है, शुगर और वाटर दोनों को मिला दीजिए तो ये होमोजीनियस मिक्सचर है। साल्ट और वाटर को आपस में मिला दीजिए तो ये जो मिक्सचर प्राप्त होगा ये होमोजीनियस मिक्सचर होगा। ठीक है, जैसे इस बर्तन में अगर आप चीनी और पानी का शरबत बना लीजिए तो हर जगह से आप कहीं से भी पाइप डालकर इसका टेस्ट करोगे तो हर जगह से मिठास एक जैसी होगी, अर्थात इनका जो केमिकल कॉम्बिनेशन है वो एक जैसा है, इसीलिए हर जगह से स्वाद जो है एक जैसा है। ठीक है, और दूसरी बात मैं केमिकली इसको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, अगर किसी मिक्सचर में फेज की संख्या 1 हो, फेज की संख्या
1 हो तो वो होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है, ठीक है। और अगर किसी मिक्सचर में फेज की संख्या 1 से ज़्यादा हो तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाता है, ठीक है। फेज का मतलब जो स्टेट है वो हर जगह एक जैसी है, ठीक है, सब कुछ, मतलब देयर इज़ नो चेंज इन केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ होल मैटर, ठीक है। मतलब पदार्थ के किसी भी भाग में पदार्थ का रासायनिक संगठन अलग नहीं है, सब जगह रासायनिक संगठन एक ही जैसा है, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर है। और अगर रासायनिक संगठन अलग अलग हुआ तो फिर होमोजीनियस मिक्सचर नहीं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हमने बताया है कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर अगर मतलब वाटर में बालू डाल दें, सैंड, ठीक है, जैसे वाटर में आप बालू डाल दीजिए तो बालू यहाँ पर बहुत ज़्यादा होगी नीचे, ऊपर थोड़ा कम होगी और ऊपर थोड़ा और कम होगी, तो कुल मिलाकर पदार्थ का रासायनिक संगठन जो है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग होगा, अर्थात जो ये मिक्सचर होगा ये जो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। तो मेरे ख्याल से हेट्रोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर समझ में आ गया होगा। तो मिक्सचर आर ऑफ 2 टाइप, वन इज होमोजीनियस एंड अनदर इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर में फेज की संख्या 1 होती है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में फेज की संख्या 1 से अधिक हो सकती है, ठीक है। जैसे आप लोग देखते हैं कि जो पीतल है, ठीक है, ये कापर और जिंक दो चीज़ों का मिक्सचर है, ठीक है। ये भी सॉलिड और ये भी सॉलिड, दोनों को आपस में मतलब पहले गलाया जाता है, गलाने के बाद में इसको सॉलिड बना लिया जाता है, तो एक नया सब्सटेंस तैयार हो जाता है जिसको हम कहते हैं पीतल। और पीतल जो है ये मिश्र धातु है, ठीक है। तो ये जो पीतल प्राप्त हुई है ये क्या है, सॉल्यूशन है, क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है। पीतल जो प्राप्त हुई है ये सॉल्यूशन है, ठीक है। और सॉल्यूशन का मतलब मिक्सचर, ठीक है। आप इसको कह सकते हैं जो इम्प्योर सब्सटेंस होता है वो जो होता है वो मिक्सचर होता है, और जो मिक्सचर होता है वो क्या होता है, मिक्सचर दो प्रकार से होता है, वन इज हेट्रोजीनियस और दूसरा होमोजीनियस, ठीक है। और मिक्सचर को हम क्या कह सकते हैं, विलयन, क्या कह सकते हैं, विलयन, ठीक है। तो विलयन दो प्रकार के होते हैं, पहला होमोजीनियस विलयन और दूसरा हेट्रोजीनियस विलयन। ऐसा विलयन जिसके प्रत्येक भाग में रासायनिक संगठन पदार्थों का एक जैसा हो वो क्या है, होमोजीनियस विलयन है। और ऐसा विलयन जिसके अलग अलग जगह पर रासायनिक संगठन अलग अलग हो पदार्थों का, वो जो विलयन होता है उसको हेट्रोजीनियस विलयन कहते हैं, ठीक है। तो मिक्सचर आर ऑफ 2 टाइप, वन इज होमोजीनियस एंड अनदर इज हेट्रोजीनियस, ठीक है। या फिर सॉल्यूशन को भी कह सकते हैं कि जो विलयन है ये 2 या 2 से अधिक पदार्थों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। विलयन जो है 2 या 2 से अधिक पदार्थों का कॉम्बिनेशन है। अगर पदार्थ आपस में इस प्रकार से मिल जाते हैं कि उनकी फेज की संख्या 1 हो जाए, मतलब हर जगह पे रासायनिक संगठन एक जैसा हो जाए, तो ऐसे विलयन को होमोजीनियस विलयन कहते हैं, ठीक है, या फिर होमोजीनियस सॉल्यूशन कहते हैं। और अगर किसी मतलब मिक्सचर में पदार्थों को अगर मिलाया जाता है और वो इस प्रकार से मिलते हैं कि उस विलयन के अलग अलग जगह पर पदार्थों का रासायनिक संगठन अलग अलग हो, तो ऐसे विलयन को हम हेट्रोजीनियस विलयन कहते हैं, या फिर हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन कहते हैं, या फिर हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। तो मिक्सचर जो है वो सॉल्यूशन ही है। तो सॉल्यूशन मिक्सचर दो प्रकार से होता है, एक हेट्रोजीनियस और दूसरा होमोजीनियस। इसका मतलब जो विलयन है या सॉल्यूशन है जो है वो क्या है, दो प्रकार का, एक होमोजीनियस और दूसरा हेट्रोजीनियस। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये जो पीतल है ये एक मिश्र धातु है और ये क्या है, मिश्र धातु है। और मिश्र धातु का मतलब एक सॉल्यूशन है, और किसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है वो कापर और जिंक का, लेकिन सॉलिड सॉल्यूशन है। कैसा, सॉलिड, क्योंकि कापर सॉलिड अवस्था में होता है, जिंक भी सॉलिड अवस्था में होता है। दोनों जब आपस में मिल जाते हैं सबसे पहले इनको गलाया जाता है, गलाने के बाद में एक बर्तन में डाल दिया जाता है, फिर अच्छे से मिला दिया जाता है। जब ये मिल जाते हैं तो इनको ठंडा कर लिया जाता है। तो जब ठंडा कर लेते हैं तो एक नई स्पीशीज तैयार होती है जिसको हम पीतल कहते हैं, ठीक है। तो पीतल इज द सॉल्यूशन ऑफ copper and zinc. When copper and zinc combine together, then they form a new substance that is called as the ठीक है, पीतल, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो ये चीज़, ठीक है, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है, इम्प्योर सब्सटेंस को मिक्सचर कहते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस को मिक्सचर कहते हैं। और मिक्सचर क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। और जो सॉल्यूशन होता है वो दो प्रकार से होता है, वन इज होमोजीनियस एंड अनदर इज हेट्रोजीनियस। अगर किसी मिक्सचर या किसी सॉल्यूशन में फेज की संख्या 1 है तो वो क्या हो जाएगा, होमोजीनियस सॉल्यूशन। और अगर किसी मिक्सचर या फिर सॉल्यूशन में फेज की संख्या 1 से अधिक हो जाए तो फिर वो हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन या हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब लोग इसी में कन्फ्यूज रहते हैं कि मिक्सचर और सॉल्यूशन एक ही चीज़ है। तो हाँ, मिक्सचर और सॉल्यूशन एक ही चीज़ है। सॉल्यूशन का मतलब, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन जो है 2 या 2 से अधिक पदार्थों का मिश्रण है। तो फिर सॉल्यूशन क्या हुआ, मिश्रण है ना, ए और बी। जब दोनों को आपस में मिक्स किया जाएगा मतलब तो ये मिश्रण बन जाएगा ना।
अब ये मिश्रण जो है इसी को हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन क्या होगा, दो प्रकार से। अगर फेज की संख्या एक हो जाती है तो उस सॉल्यूशन को हम हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन कहते हैं, नहीं उस सॉल्यूशन को हम होमोजीनियस सॉल्यूशन कहते हैं। और अगर फेज की संख्या एक से अधिक हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब मैं इस पर चलता हूँ प्योर सब्सटेंस की ओर। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस मेनली दो प्रकार के होते हैं, वन इज कॉल्ड एलिमेंट एंड अनदर इज कॉल्ड कंपाउंड। ठीक है, तो ये चीज़ ये देख लीजिए, एलिमेंट क्या है, कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। सेम प्रकार के एटम जब आपस में मिलते हैं तो एक बड़ी सी स्पीशीज तैयार होती है, उसको हम एलिमेंट कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा लोहा, एफी की छड़ तो हर घर में पड़ी होती है। ठीक है, लोहे की कण जो है, क्षण है, वो हर घर में पड़ी होती है। तो जो क्षण है उसमें केवल एफी है, ये नहीं है कि उसमें कापर भी आ गया है। ठीक है, उसमें एक ही टाइप का आइटम है। ठीक है, तो अगर एक ही टाइप का आइटम है तो उस जो क्षण है उसको हम एलिमेंट कहेंगे। ठीक है, जैसे आपने गोल्ड का नाम सुना होगा। ठीक है, गोल्ड, ठीक, GOLD, गोल्ड का फार्मूला AU जो है ये गोल्ड है। ठीक है, AU क्या है, गोल्ड। तो जो आप झुमकी वगैरह बनवाते हैं अपनी बहनों के लिए या फिर अपनी वाइफ के लिए या फिर अपनी माताओं बहनों के लिए, किसी के लिए भी जो आप सोने की जो झाली या नथनी जो भी बनवाते हैं, ठीक है, वो सब क्या होता है, वो सब एलिमेंट होता है। ऐसा नहीं कि सोने में आप थोड़ा सा कापर मिला के दे दोगे और वो पहन लेगी, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, झगड़ा होगा बेकार में, सब दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो झाली बाली जो होती है ये सब क्या होती है, सोने की, ये सब क्या है, एलिमेंट है। लेकिन जो आप जो चांदी होती है ना, चांदी का फार्मूला क्या होता है, चांदी का फार्मूला जो होता है Hg होता है, Hg नहीं Ag होता है। क्या होता है, Ag। ठीक है, तो Ag क्या है, एलिमेंट है। ठीक, Ag क्या है, एलिमेंट है। तो जो पायल पहनती हैं घर में माताएं, बहनें और महिलाएं जो भी हैं, जो पायल पहनती हैं वो क्या है, एक एलिमेंट है। ठीक है, और ये तो इस प्रकार से एलिमेंट को हम पहचान सकते हैं। तो एलिमेंट इज क्या है, कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। ठीक है, जैसे जो अब पायल है वो केवल किससे मिलकर बना होगा, Ag से। किससे मिलकर बना होगा, Ag से। तो एक Ag जो है वो एटम है, लेकिन बहुत सारे Ag का कलेक्शन जो है उसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, एक AU जो है, एक AU छोटा सा पार्टिकल जिसे हम देख नहीं सकते हैं अपनी आंखों से, ठीक है, वो क्या है, एटम है। लेकिन यही जब बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है तो एक बड़ा सा पदार्थ तैयार होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट। अब उस एलिमेंट से हम विभिन्न प्रकार की चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि जो झाला वगैरह जो मैं चर्चा कर चुका हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है इन सब शब्दों को। खैर, अब बात करते हैं कंपाउंड क्या होता है। तो कंपाउंड में लिखा है कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब सेम टाइप के मॉलिक्यूल जब आपस में मिलते हैं तब जो नई स्पीशीज तैयार होती है उसको हम कंपाउंड कहते हैं। एलिमेंट में क्या था, सेम टाइप ऑफ एटम जब आपस में मिलते हैं, मतलब कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, जब सेम टाइप ऑफ एटम आपस में मिलते हैं तो एक बड़ी सी स्पीशीज तैयार होती है, उसको हम एलिमेंट कहते हैं। ऐसे ही सेम टाइप के जो मॉलिक्यूल हैं वो आपस में कंबाइंड होते हैं, तब जाकर एक नई स्पीशीज तैयार होती है, उसको हम कंपाउंड कहते हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि ये मॉलिक्यूल क्या है। तो मॉलिक्यूल क्या है ये देख लीजिए, 2 or more than 2 एटम कंबाइंड in definite mass ratio, then they produce a species which is called as molecule। क्या लिखा है, 2 or more than 2 एटम combined in definite mass ratio, दो या दो से अधिक एटम मास के निश्चित रेशियो में आपस में मिलते हैं। ठीक है, क्या चीज़, दो या दो से अधिक एटम, जैसे ये और बी, दो या दो से अधिक एटम मास के एक निश्चित रेशियो में, जैसे इसका मास 8 है और इसका मास 16 है, इसका मास 8 है, इसका मास 16 है, तो ये डिफिनिट मास हो गया, मतलब ये मास निश्चित है। जब ये भी तैयार होगा तो ये भी चाहे जहाँ से आप तैयार करोगे, चाहे धरती से, चाहे आसमान से, चाहे पृथ्वी से, चाहे पाताल से, कहीं से भी आप ये बी को बनाओगे तो उसमें जो ए और बी का मास रेशियो है वो 8 और 16 ही रहेगा, मतलब मास रेशियो कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम व्हेन द एटम कंबाइंड इन डिफिनिट मास रेशियो, देन दे produce a species, then they produce a species which is called as the molecule। ठीक है, जैसे ये और बी दो डिफरेंट आइटम हैं जो मास की डिफिनिट रेशियो में आपस में मिक्स हुए तो एक नई स्पीसीज बनी ए बी, और इस नई स्पीसीज को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, तो दो या दो, अब मैं इतना शॉर्ट में बता देता हूँ, दो या दो से अधिक एटम जब आपस में मास के निश्चित अनुपात में मिलते हैं तब एक नई स्पीसीज बनती है, उसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे हम जो यच है, ठीक है, यच और वो, इसका मास 16 लें और इसका मास कितना ले लें,
2 ले लें, ठीक है। मास इसका 16 और इसका मास 2, दोनों आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, H2O, ठीक है। तो H2O क्या है, एक स्पीशीज़ है जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल में जो H का मास रेशियो है वो 2 है और ऑक्सीजन का जो मास रेशियो है वो 16 है। इसको और सिंपल करें तो कितना आएगा, 1 और 8। तो H2O में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो है वो 1 और 8 है, मतलब मास का निश्चित रेशियो है। अब H2O मॉलिक्यूल आप कहीं से भी बना लो, मर्जी ऑस्ट्रेलिया में जाके बनाओ, मर्जी पाकिस्तान में जाके बनाओ, मर्जी इंडिया में जाके बनाओ, मर्जी चाइना में जाके बनाओ, मर्जी पाताल में चले जाओ वहाँ बनाओ, कहीं से भी H2O बनाओगे, ठीक है। तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास रेशियो है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, वो हमेशा 1 और 8 ही रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है व्हेन 2 or more atom combined together in definite mass ratio then they produce a new species which is called as the molecule, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आ गया होगा। 2 या 2 से अधिक परमाणु जब आपस में भार के निश्चित अनुपात में मिक्स होते हैं तो एक नई स्पीशीज़ को जन्म देते हैं, उस नई स्पीशीज़ को हम मॉलिक्यूल कहते हैं। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो ये चीज़ मैंने बेसिकली क्लासीफाई किया है, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर क्या है। तो मैं एक बार बताना चाहता हूँ इसमें कि मैटर जो है ब्रह्मांड की हर वो चीज़ जिसका थोड़ा बहुत आयतन हो, थोड़ा बहुत भार हो, वो सब क्या है, मैटर है। तो मैटर कितने प्रकार से क्लासीफाई किया गया है, तो मैटर 2 प्रकार से क्लासीफाई किया गया है। पहले क्लासिफिकेशन को हम फिजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं, दूसरे क्लासिफिकेशन को केमिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। फिजिकली मैटर को अगर डिवाइड करते हैं तो मैटर की 3 स्टेट होती हैं। मैटर जो है 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। और अगर मैटर को केमिकली देखा जाए तो वो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, एक कहलाती है प्योर और दूसरा कहलाती है इम्प्योर। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, प्योर सब्सटेंस 2 फॉर्म में पुनः पाया जाता है, एक होता है एलिमेंट, दूसरा होता है कंपाउंड। और इम्प्योर कंपाउंड जो होता है वो मिक्सचर होता है जिसको हम सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो ये जो मिक्सचर है ये 2 प्रकार से हो सकता है, वन इज होमोजीनियस एंड अनदर इज हेट्रोजीनियस, ठीक है। तो ये समझ में आएगा। होमोजीनियस मिक्सचर या होमोजीनियस सॉल्यूशन क्या होता है, तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें फेज की संख्या 1 हो वो सब क्या है, होमोजीनियस सॉल्यूशन है। और ऐसा सॉल्यूशन जिसमें फेज की संख्या 1 से अधिक हो वो सब हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। जैसे शुगर और वाटर को आपस में मिलाओगे तो एक नया सॉल्यूशन या एक नया मिक्सचर तैयार होगा। उसके हर जगह पर जो फेज की संख्या होगी वो 1 होगी, मतलब पदार्थों का रासायनिक संगठन एक जैसा होगा। तो वो जो सॉल्यूशन तैयार हुआ होगा उसको हम होमोजीनियस सॉल्यूशन या फिर होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। और वो सॉल्यूशन जिसमें जब पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो उनमें फेज की संख्या 1 से अधिक हो जाए, जैसे कि सैंड और वाटर को जब मिलाएंगे तो सैंड और वाटर कभी भी आपस में नहीं मिलेंगे, वो अलग अलग दिखाई देंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर फेज की संख्या 1 से अधिक रहेगी और यहाँ पे पदार्थों का रासायनिक संगठन पदार्थ के हर जगह पर अलग अलग पाया जाएगा। तो जो ये नया पदार्थ तैयार होगा इसको हम कहेंगे हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन या फिर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आ गई होगी मिक्सचर वाली बात। अब यहाँ पर जो प्योर सब्सटेंस है वो एलिमेंट और कंपाउंड 2 भाग में बांटा गया है। तो एलिमेंट क्या होता है, तो एलिमेंट इज कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, मतलब एक ही प्रकार के एटम आपस में कंबाइंड होते हैं तब जो नई स्पीशीज तैयार होती है उसको हम कहते हैं एलिमेंट। और कंपाउंड क्या है, कंपाउंड है अगर सेम टाइप के मॉलिक्यूल आपस में मिल जाते हैं तो एक नई स्पीशीज को जन्म देते हैं, उसको हम कहते हैं कंपाउंड, ठीक है। अब जो ये मॉलिक्यूल है इस पर चर्चा करने वाला विषय आ गया कि मॉलिक्यूल क्या है। तो मॉलिक्यूल जो होता है ये 2 या 2 से अधिक परमाणु जब आपस में भार के निश्चित अनुपात में मिक्स होते हैं तो एक नया केमिकल स्पीशीज जनरेट करते हैं, उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल। तो मेरे ख्याल से ये मॉलिक्यूल भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर एक उदाहरण आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ठीक है। ये एक सॉल्यूशन है, किसका सॉल्यूशन है, H2O और C2H5OH का, ये एक सॉल्यूशन है। बताओ ये क्या है, ये कंपाउंड है। ये जो सॉल्यूशन आप देख रहे हो, ये जो मिक्सचर आप देखे हैं H2O और C2H5OH का, ये कंपाउंड है या फिर मिक्सचर या सॉल्यूशन है। तो जाहिर सी बात है मिक्सचर, तो जाहिर सी बात है देखने में H2O और C2H5OH को मिला दिया तो ये मिक्सचर ही है। तो मेरा दूसरा प्रश्न है, क्या ये प्योर है या फिर इम्प्योर है। तो प्योर सब्सटेंस की परिभाषा क्या होती है, प्योर सब्सटेंस में जो यूनिट होती है वो एक जैसी होती है। देखो प्योर सब्सटेंस में क्या है, कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, मतलब एक ही प्रकार का एटम होना चाहिए। और फिर कंपाउंड, जो प्योर सब्सटेंस में कंपाउंड है ये क्या है, कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल,
मतलब इसमें जो कलेक्शन है वो सिमिलर टाइप की स्पीसीज का है। जो कण है वो एक जैसा ही, मतलब कण एक से अधिक प्रकार का नहीं है। एलिमेंट में कण के प्रकार कितने हैं? एलिमेंट जो है एक ही प्रकार से के कणों से मिलकर बना है, लेकिन यहाँ पर कण क्या है? एटम। और कंपाउंड क्या है? ये भी एक ही प्रकार के कण से मिलकर बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर कण क्या है? यहाँ पर कण जो है वो मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस तभी होगा जब वो एक ही प्रकार की फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बना हो। प्योर सब्सटेंस कब कहलाएगा कोई सब्सटेंस? जब वो एक ही प्रकार की फंडामेंटल यूनिट से बना हुआ हो। जैसे प्योर सब्सटेंस एलिमेंट है, अगर फंडामेंटल यूनिट जो है वो एटम है तो वो एलिमेंट है, अगर फंडामेंटल यूनिट जो है वो मॉलिक्यूल है तो वो कंपाउंड है, ठीक है। तो कोई सब्सटेंस अगर उसमें फंडामेंटल यूनिट मॉलिक्यूल है तो उस सब्सटेंस को हम कंपाउंड कहेंगे, और कोई सब्सटेंस जो प्योर हो उसमें फंडामेंटल यूनिट अगर एटम है तो उसको हम एलिमेंट कहेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आ गया होगा। और मिक्सचर जो होता है उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, जो फंडामेंटल कण होते हैं, वो एक से अधिक प्रकार के होते हैं। जैसे यहाँ पर देखो शुगर और वाटर का मिश्रण है, सॉइल और वाटर का मिश्रण है, और यहाँ पर हमने क्या लिया? H2O, C2S5OH है, ठीक है। तो यहाँ पर दो डिफरेंट टाइप के फंडामेंटल यूनिट हैं, लेकिन शुद्ध पदार्थ की परिभाषा क्या है? शुद्ध पदार्थ वह पदार्थ होता है जिसमें फंडामेंटल यूनिट जो है वो एक ही प्रकार की हो। जैसे एलिमेंट की बात किया हमने, तो एलिमेंट जो है वो एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना था, ठीक है, तो वो शुद्ध पदार्थ था। और जो कंपाउंड था वो भी सेम टाइप के, मतलब एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कंपाउंड और एलिमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। जो एलिमेंट होता है वो कलेक्शन ऑफ एटम है, और जो कंपाउंड है वो कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है। तो क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला कंपाउंड और एलिमेंट, कंपाउंड का और मॉलिक्यूल का डिफरेंट होगा? जैसे मैंने कहा H2O एक कंपाउंड है, और मैंने कहा H2O एक मॉलिक्यूल है। तो देखो मॉलिक्यूल और कंपाउंड का जो फार्मूला है वो चेंज नहीं होता है, फार्मूला तो एक ही चीज़ है, ठीक है। लेकिन मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल छोटा छोटा कण है, जिन कणों से मिलकर वो एक मतलब बल्क तैयार हो गया है, ठीक है, बड़ा सा, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड, ठीक है। जो एक इंडिविजुअल कण है उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं, और इंडिविजुअल कण का जो कलेक्शन तैयार होता है उसको हम एक नाम दे देते हैं, वो है कंपाउंड का, ठीक है। तो कंपाउंड क्या है? कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूँ एटम की, कॉन्सेप्ट ऑफ एटम, ठीक है। एटम क्या है? तो एटम मतलब बहुत सारी रिसर्च के बाद जो स्पेशल कॉन्सेप्ट निकल के आया वो क्या है? तो एटम जो है वो 3 फंडामेंटल कणों से मिलकर बना है। वन इज इलेक्ट्रॉन, अनदर इज प्रोटॉन एंड अनदर इज न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन, ठीक है, क्या चीज़? न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो एटम किस प्रकार से होता है? एटम में एक केंद्र होता है जिसको हम नाभिक कहते हैं, और इस नाभिक में न्यूट्रॉन होता है प्लस प्रोटॉन होता है, ठीक है। और जो ये एटम का न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ ऊर्जा स्तर होते हैं, जिन ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये लगातार घूमा करते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से एटम समझ में आ गया होगा कि एटम क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ होता है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऊर्जा स्तरों में लगातार चक्कर करते रहते हैं, और जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है नाभिक में स्थिर रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और जितने जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है? क्योंकि किसी एटम में प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या आपस में क्या होती है? बराबर होती है। प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या आपस में बराबर होती है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये लगातार चक्कर लगाता रहता है, ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि जब इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है तो वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाता है। तो जब वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाती है कोई चीज़, तो कहने का मतलब वो एक्सेलरेटेड होती है, ठीक है। और एक्सेलरेटेड जब होती है तो वो अपना एनर्जी थोड़ा बहुत लॉस करेगी। वेलोसिटी में लगातार परिवर्तन होगा। वेलोसिटी में अगर लगातार परिवर्तन होगा इसका मतलब एक्सेलरेशन है, और अगर एक्सेलरेशन है तो जहाँ पर एक्सेलरेशन होगा वहाँ पर लॉस ऑफ एनर्जी होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन लगातार अपनी एनर्जी को लॉस कर रहा होगा, और अगर अपनी एनर्जी को लॉस कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन, तो यह नाभिक जो है इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, और जैसे इस इलेक्ट्रॉन को नाभिक अपनी तरफ खींच लेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो जाएंगे, और जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे तो तुरंत ये जो एटम है इसका अस्तित्व ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर चला जाए? तो इसका मुख्य कारण यह है कि इलेक्ट्रॉन जिन ऊर्जा स्तर में चक्कर लगाता है उन ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा जो होती है वो कांस्टेंट होती है, वो कभी भी परिवर्तित नहीं होती है। तो इलेक्ट्रॉन कितना भी चक्कर लगा ले, ठीक है, वो
जो कांस्टेंट एनर्जी है वो हमेशा बनी रहती है, क्योंकि जिन सेल में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होता है उन सेल की ऊर्जा ही निश्चित होती है, वो कभी भी कम नहीं होती है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट ऑफ एटम क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर, ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन हाँ, ये जो लेक्चर है बहुत ही बेसिक है, और इसको पढ़ाने का रीज़न है, मैं चाहता तो इसको लीव कर देता, लेकिन इसके आगे का जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वो जब तक आपको ये नहीं आता है आप नहीं जान पाएंगे। इसलिए मैंने इस लेक्चर को आप लोगों के लिए स्पेशली कंस्ट्रक्ट किया है। तो बहुत अच्छे से देखें, जो आपको नोट्स में लिखने लायक हो वो चीज़ आप नोट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।